हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, दिस इज सीए प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस के सीए इंटर अकाउंट्स के रॉकेट रिवीजन कोर्स के इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या रिवाइज करेंगे। तो सर, आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसके हम यहाँ पे 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज करेंगे। कौन कौन से करेंगे सर? हम यहाँ पे AS11 रिवाइज करेंगे जिसका नाम है द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। इसके बाद हम यहाँ पे सर AS12 करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। इसके बाद सर हम यहाँ पे AS13 करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। इसके बाद हम यहाँ पे AS16 करेंगे जिसका नाम है बोरिंग कॉस्ट। और हम यहाँ पे सभी के सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसी सीक्वेंस में रिवाइज करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे सबसे पहले AS11 करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे AS12 करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे AS13 करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे AS16 करेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बता देता हूँ जो हमने आपको सर अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है ना। ये सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप पे। तो जो हमने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड किए हैं अकाउंट्स के, अब यहाँ पे सारी चीज़ें रिवाइज करने के बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक ना ज़रूर अच्छे से कर लेना। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, दिस इज सीए प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 यानी कि AS11, जिसका नाम है द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ठीक है ना। और इस सीएस में हम यहाँ पे सर हमारा फॉरेन ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और वो भी एक एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है ना। ये सर कॉन्सेप्ट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो हम यहाँ पे एग्जांपल करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें सर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है? और जो हम यहाँ पे सर एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंड रिटन बुकलेट में। और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने आपको इन सभी के रिगार्डिंग में लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है ना। इवन सर अगर आपको सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स से कोर्स चाहिए, लेक्चर चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट्स चाहिए या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहिए तो वो भी आपको सर हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएगा, ठीक है ना। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है या आपको इनके रिगार्डिंग में कोई भी डिटेल चाहिए हमारी तरफ से, कोई भी हेल्प चाहिए, आपको इनके रिगार्डिंग में कोई भी हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमारा सर नंबर है 9915825991। और सर ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinghclassesinfo@gmail.com। आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको सर इनके रिगार्डिंग में सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे सर ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सर ये वाली एग्जांपल, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी हमारी एग्जांपल है सर और ये यहाँ पे सर पूरा का पूरा इसी का सलूशन है, ठीक है ना। और इस एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे फॉरेन ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ए बिजनेस हैविंग द हेड ऑफिस इन मुंबई, ठीक है जी। तो हमारा सर हेड ऑफिस मुंबई में है। इसके बाद हैज़ ए ब्रांच इन US, तो हमारी सर यहाँ पे जो ब्रांच है वो US में है, ठीक है ना। और इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पे फॉरेन ऑपरेशन है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ब्रांच इज एन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन, तो ये हमारा सर इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। देखो फॉरेन ऑपरेशन ना दो तरह का होता है, एक होता है सर इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन और दूसरा होता है नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन। और ये हमारे पास ना इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। क्लियर है? इसके बाद सर द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच एज एट 31 मार्च 2015। तो ये हमारे पास यहाँ पे पूरा ट्रायल बैलेंस गिवन है। अकाउंट नेम, अमाउंट इन US डॉलर, ये हमारे पास सर US डॉलर में हमारे पास अमाउंट गिवन है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। फिक्स्ड एसेट्स परचेज ऑन 1/4/2012, ये हमारे पास यहाँ पे उसकी अमाउंट है। इसके बाद सर ये डेटर्स की अमाउंट है, ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है जी, ये हमारे पास है यहाँ पे इसकी अमाउंट। रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स एज रुपीज़, ये हमारे पास रुपीज़ में है 4,02,000, ठीक है ना। ये हमारे पास जो 6100 है ये हमारे पास अमाउंट इन US डॉलर है। अच्छा जी, और ये जो हमारे पास है 4,02,000 ये हमारे पास रुपीज़ में है। क्लियर है? ये चीज़ यहाँ पे देखने वाली है। इसके बाद है सर हमारे पास यहाँ पे सेल्स, इसके बाद है सर परचेजेस, इसके बाद है वेजेस, सैलरीज, कैश, इसके बाद है रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस, ये भी हमारे पास है
2900 ये हमारे पास ये अमाउंट इन यूएस डॉलर है। और यहाँ पे देखो रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स एज रुपीज़, ये हमारे पास रुपीज़ में 1,91,000। क्लियर है। इसके बाद सर हेड ऑफिस अकाउंट ये हमारे पास यहाँ पे यूएस डॉलर में है, रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स एज रुपीज़, ये हमारे पास रुपीज़ में 4,90,000। इसके बाद सर ये हमारे पास आ गया क्रेडिटर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच इन यूएस डॉलर 700, ठीक है, ऑन 31 मार्च 2015, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। इसके बाद सेकंड डेप्रीशिएशन एट 10% पर एनम इज टू बी चार्ज ऑन फिक्स एसेट, तो हमने सर फिक्स एसेट के ऊपर 10% का डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड, अब हमने यहाँ पे करना क्या है, थर्ड देखो प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इन इंडियन रुपीज़, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे करना क्या है, ये हमारे पास ना ट्रायल बैलेंस है, ये पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस जो हमारे पास है ये हमारे पास गिवन है सर यूएस डॉलर्स में, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, हमने इस ट्रायल बैलेंस को ये सर यहाँ पे रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। इसके बाद देखो सर फोर्थ एक्सचेंज रेट्स ऑफ यूएस डॉलर हमारे पास यहाँ पे गिवन है ऑन डिफरेंट डेट्स आर एज फॉलो। तो 1/4/2012 को हमारे पास है ₹61, इसके बाद 1/4/2014 को है 63, इसके बाद 31 मार्च 2015 को हमारे पास 67 है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक यूएस डॉलर की यहाँ पे रेट स्कीम है। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, ये हमारे पास पूरा ट्रायल बैलेंस है, हमने इस ट्रायल बैलेंस को रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ये हमारा यहाँ पे काम है। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा सर यहाँ पे इसका सोल्यूशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे सर इसका सोल्यूशन तो चलो हम देख ही लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ना इसका जो सर कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ शॉर्ट में। देखो AS11 ने हमें यहाँ पे सर रूल्स प्रोवाइड किए हुए हैं कि हमें किस तरीके से यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। देखो AS11 ने हमारे पास यहाँ पे इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है ये, ठीक है जी। इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन के रिगार्डिंग में भी रूल्स प्रोवाइड किए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि फॉरेन ऑपरेशन हमारे पास दो तरह का होता है, एक इंटेग्रल और दूसरा नॉन इंटेग्रल, ठीक है ना। तो उसके लिए भी हमारे पास रूल्स प्रोवाइड किए हुए हैं और ये हमारे पास है इंटेग्रल। तो इंटेग्रल के रिगार्डिंग में रूल्स क्या हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे रूल्स रिवाइज करवा देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखेंगे। क्लियर है। ये सर कन्वर्ट कैसे होगा ना, बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंगली ही होगा। तो पहले मैं आपको यहाँ पे ना इसके रूल्स रिवाइज करवा देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे इसके रूल्स हैं, तो ये मैं आपको यहाँ पे ना रूल्स यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखेंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ना ये जो रूल्स है ये रिवाइज करते हैं। सो ये हैं सर यहाँ पे इसके रूल्स, ठीक है ना। ये देखो हमारे पास इंटेग्रल है, तो आइटम्स एक्सचेंज रेट। फर्स्ट देखो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को हम यहाँ पे ओपनिंग रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करते हैं। सेकंड है सर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ पे सर क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद है सर थर्ड है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, तो इनको हम यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है उस दिन जो हमारा रेट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इनको कन्वर्ट करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को भी और सर यहाँ पे डेप्रीशिएशन को भी। क्लियर है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस, तो इनको हम यहाँ पे सर एवरेज रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस हो गए जैसे कि सर हमारे पास वेजेस, जैसे कि सैलरी, जैसे कि हमारे पास परचेज सेल्स, तो इनको हम यहाँ पे एवरेज रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे मॉनेटरी आइटम्स, तो इनको हम यहाँ पे क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करते हैं। अब सर मॉनेटरी आइटम्स क्या होती हैं हमें ये भी बताइए, जो ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ना फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मॉनेटरी आइटम होती क्या है, ठीक है ना। तो मॉनेटरी आइटम्स को हम यहाँ पे क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे सिक्स्थ रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज अगर मैं इसी एग्जांपल के बेसिस पे कहूँ तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे हेड ऑफिस, ठीक है ना। जो हमारे पास सर हेड ऑफिस के साथ रिलेट करती हैं चीज़ें उनको हम यहाँ पे एक्चुअल्स के बेसिस पे कंसीडर करते हैं। क्लियर है। तो सर इस तरीके से हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास रूल्स हैं और इसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इस एग्जांपल में सारी चीज़ें कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। लेकिन मैं आपको पहले यहाँ पे ये बता देता हूँ कि सर मॉनेटरी आइटम्स क्या होती हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सर मॉनेटरी आइटम्स हमारे पास होती क्या है। सो मॉनेटरी आइटम्स सर हमारे पास क्या होती हैं, देखो तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ मनी हेल्ड, ठीक है जी। दूसरी चीज़ वो एसेट्स जहाँ से हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रिसीव होता है, ठीक है जी। तो जैसे कि हो गया हमारे पास डेटर्स, ठीक है ना। सर डेटर पे तो बैड डेट्स हो सकती है, वो बच्चे एक सेपरेट इशू है, लेकिन डेटर से हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी ही रिसीव होता है, ठीक है ना। तो वो एसेट जहाँ पे हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रिसीव होती है, जैसे कि सर हमारे पास डेटर्स, ठीक है जी। तीसरी चीज़ वो लाइबिलिटी जहाँ पे हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स,
ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे सर मॉनेटरी आइटम्स क्या होती हैं सर, तीन चीज़ें। पहली चीज़ जैसे कि मनी हेल्ड, ठीक है जी। दूसरी चीज़ वो एसेट्स जहाँ पे हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रिसीव करते हैं जैसे कि डेटर्स। तीसरी चीज़ वो लाइबिलिटी जहाँ पे हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं जैसे कि सर हमारे पास क्रेडिटर्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे मॉनेटरी आइटम्स होती हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, अब सर सुनो, यहाँ पे मैंने आपको इनके रूल्स एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा जी, इसके बाद अब कन्वर्जन कैसे होगी, इन रूल्स के अकॉर्डिंगली होगी। ये जो हमारे पास रूल है इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो पूरा ऐसा हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, इसके बाद मॉनेटरी आइटम्स क्या होती हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे ना इसका ये जो हमारे पास सोल्यूशन है ये हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना पता नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि हम यहाँ पे ये जो ट्रायल बैलेंस है, ये जो ट्रायल बैलेंस है सर, ये हम रुपीस में बेसिकली कन्वर्ट कर क्यों रहे हैं, ठीक है ना। देखो कर लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको रूल्स बता दिए, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बेसिकली इसको कन्वर्ट कर क्यों रहे हैं पहले मैं आपको ये भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, देखो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है सर रिवीजन चल रही है, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। लेकिन मैं ये बताना ज़रूर चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये चीज़ पता नहीं होती, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। शॉर्ट में बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे पता है सर रिवीजन है, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताऊंगा, फिर हम जाके इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताता हूँ कि हम यहाँ पे इनको सर कन्वर्ट करते क्यों हैं, ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। अब सुनो सर, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ ना इसी एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अब सर यहाँ पे मेरा जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, यानी कि इंडिया में, ठीक है ना। और मेरी ब्रांच सर यहाँ पे यूएस में है, ठीक है ना। अब सर अज्यूम करो कि मैं जो ये मेरी ब्रांच है सर यूएस में, मैं इस ब्रांच की अज्यूम करो फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस जानना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये सर कैसे पता करूंगा, आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। ये तो बच्चे बिल्कुल 11th या 12th क्लास का मैटर है, अगर आपको नहीं पता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगा। तो मेरे साथ साथ रहना, आपको ना यहाँ पे बहुत अच्छी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे सर मेरी ब्रांच है यूएस में, और अज्यूम करो कि मैं इस ब्रांच की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस पता करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये कैसे पता करूँगा, देखो मैं सर इस ब्रांच की बैलेंस शीट और P&L पे कर लूँगा, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट से मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी, और P&L से मुझे यहाँ पे सर इसकी परफॉर्मेंस पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो P&L से हमें सर परफॉर्मेंस पता चलती है, और बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, ठीक है ना। ये बच्चे बिल्कुल 11th या 12th क्लास का मैटर है, अगर आपको नहीं पता ना तो बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, क्लियर है। तो मैं सर यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे इस ब्रांच की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस जानना चाह रहा हूँ तो मैं इस ब्रांच का यहाँ पे सर बैलेंस शीट और P&L यहाँ पे प्रिपेयर कर दूँगा, क्लियर है। उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। अब सुनो सर, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो बैलेंस शीट है, जो बैलेंस शीट मैं यहाँ पे सर P&L इसका प्रिपेयर करूँगा, वो सर मैं यहाँ पे प्रिपेयर कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे इस जो ट्रायल बैलेंस गिवन है इसकी हेल्प से सारी चीज़ें प्रिपेयर कर दूँगा, बिल्कुल जी। तो ट्रायल बैलेंस मुझे यहाँ पे ना US डॉलर में गिवन है, ठीक है ना। तो US डॉलर में मुझे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे बैलेंस शीट और P&L US डॉलर में ही प्रिपेयर कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे ब्रांच की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस US डॉलर में ही पता चलेगी, क्योंकि मैं इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बैलेंस शीट और P&L US डॉलर में ही प्रिपेयर कर सकता हूँ, और इसी के बेसिस पे मुझे सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सर US डॉलर में ही ये सारी चीज़ें पता कर सकता हूँ, ठीक है। अब सर अज्यूम करो कि मैं US डॉलर में नहीं, इंडियन रुपीज़ में यहाँ पे सारी चीज़ें पता करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं इंडियन रुपीज़ में इस ब्रांच की फाइनेंशियल पोजीशन और सर परफॉर्मेंस पता करना चाह रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, फिर देखो मुझे यहाँ पे ना सबसे पहले ये जो ट्रायल बैलेंस गिवन है, ये जो मुझे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस गिवन है, इसको यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मेरे पास यहाँ पे ट्रायल बैलेंस सर इंडियन रुपीज़ में आ गया, फिर मेरे पास ट्रायल बैलेंस इंडियन रुपीज़ में आ गया, फिर मैं इसके बेसिस पे इंडियन रुपीज़ में सर P&L और बैलेंस शीट पे कर लूँगा, और फिर इसके बेसिस पे P&L के बेसिस पे मुझे यहाँ पे सर परफॉर्मेंस पता चल जाएगी, और बैलेंस शीट के बेसिस पे मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी इंडियन रुपीज़ में, क्लियर है। तो ये है सर यहाँ पे पूरी की पूरी चीज़, और इसी वजह से हम यहाँ पे ये जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता है, और इसको हम यहाँ पे सर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। अब सर कन्वर्जन क्यों करते हैं मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी, ठीक है ना। आई होप आपको सर ये चीज़ अच्छी लगी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना यहाँ पे पता ही नहीं होता कि हम यहाँ पे कन्वर्ट करते क्यों हैं, ठीक है ना। और इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता होता कई बार 11th या 12th क्लास की चीज़ है कि सर फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस हमें पता कैसे चलती है, ठीक है ना। आई होप आपको सर यहाँ पे सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, क्लियर है। अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। देखो मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि इनके कन्वर्जन के सर रूल्स क्या हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मॉनेटरी आइटम क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दी, और कन्वर्जन हम यहाँ पे करते क्यों हैं ये भी मैंने आपको बता दिया,
क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सर इसका जो सोल्यूशन है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा सर इसका सोल्यूशन, ट्रायल बैलेंस, पर्टिकुलर्स, यूएस डॉलर डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। इसके बाद कन्वर्जन का बेसिस रुपीज डेबिट क्रेडिट। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फिक्स एसेट्स। ये देखो मेरे पास यहाँ पे फिक्स एसेट्स गिवन है। अच्छा जी, इसकी हमारे पास अमाउंट इन यूएस डॉलर है 5000, ये मैंने यहाँ पे कंसिडर की। अच्छा जी, इसके बाद सर इसका कन्वर्जन का बेसिस क्या होगा, मैंने आपको बताया फिक्स एसेट्स को हम यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि ट्रांजैक्शन के डेट का जो रेट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमने परचेज किया था ऑन 1/4/2012, तो उस दिन का हमारे पास रेट कितना है, ये रहा सर हमारे पास 61, ठीक है ना। तो 61 देखो 1/4/2012 को हमारे पास 61 का रेट है, तो 61 के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा सर 5000, तो यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन डेट का रेट लिख दिया, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे 61, तो 5000 इंटू करूँगा 61, मेरे पास यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो इसकी कैलकुलेशन है ना, ये एक बार यहाँ पे जरूर चेकआउट कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद है सर हमारे पास यहाँ पे डेटर्स। तो डेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, मॉनेटरी आइटम होते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो डेटर्स हमारे पास मॉनेटरी आइटम है, ये हमारे पास इसकी अमाउंट है, ये हमने यहाँ पे सर कंसीडर किया। इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको सर क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करेंगे। और क्लोजिंग रेट हमारे पास यहाँ पे ये गिवन है, ये देखो 31 मार्च 2015 हमारे पास है 67, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे सर रेट गिवन है, ये देखो फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच एज एट 31 मार्च 2015, ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस है एज एट 31 मार्च 2015। तो ये हमारे पास यहाँ पे सर क्लोजिंग रेट बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग डेट है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास बन गया 67। तो मैं यहाँ पे सर डेटर है 1600, तो 1600 इंटू करूँगा यहाँ पे 67, तो मेरे पास यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है ना। एक बार अमाउंट्स यहाँ पे सारी जरूर चेकआउट कर लेना। अच्छा जी, इसके बाद है सर हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को हम यहाँ पे ओपनिंग रेट के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये हमारे पास है 1/4/2014 का रेट, ठीक है ना। देखो मेरे पास यहाँ पे जो ईयर बनेगा, ये मेरा ईयर है 14-15, तो 14-15 के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ना ये देखो ये यहाँ पे गिवन है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस और ब्रांच एज एट 31 मार्च 2015, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे 14-15 का ईयर बनेगा। तो मेरा यहाँ पे सर जो ओपनिंग डेट बनेगी वो बनेगी यहाँ पे 1/4/2014, तो मेरा ओपनिंग रेट बनेगा यहाँ पे सर 63। अच्छा, इसके बाद इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे क्लोजिंग डेट बनेगी 31 मार्च 2015 और मेरा यहाँ पे क्लोजिंग रेट बनेगा सर 67। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे सर ओपनिंग स्टॉक को कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग रेट है सर 63, इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। तो इसको हम यहाँ पे एक्चुअल्स के बेसिस पे कंसीडर करेंगे। अब सर यहाँ पे देखो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स एज ₹4,02,000। तो ये हमारे पास सर एक्चुअल्स कीमत है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। अब सर यहाँ पे इसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी थोड़ा बता दो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मुझे पता था रिवीजन चल रही है, स्टिल मैं आपको यहाँ पे ये भी चीज़ बता देता हूँ। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, शॉर्ट में बता देता हूँ, लेकिन सर यहाँ पे बता ज़रूर देता हूँ, ठीक है ना। अब सुनो सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुड्स रिसीव किए हैं हेड ऑफिस से, ठीक है ना। ब्रांच ने यहाँ पे सर गुड्स रिसीव किए हैं हेड ऑफिस से, ठीक है। तो पक्का यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड की होंगी, बिल्कुल जी। तो जब यहाँ पे हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड की होंगी तो हेड ऑफिस ने पक्का अपनी बुक्स में इसके रिगार्डिंग में सर एंट्रीज पास ऑन की होंगी, बिल्कुल की होंगी। और ये एंट्रीज इसने पक्का सर रुपीस में पास ऑन की होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो हेड ऑफिस है वो सर मुंबई में है, यानी कि इंडिया में, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी वर्किंग अपनी सर इंडियन रुपीस में करते होंगे, बिल्कुल। तो इसने पक्का अपनी बुक्स में जब एंट्रीज पास ऑन की होंगी या जब गुड्स सेंड की हैं इसके रिगार्डिंग में, तो पक्का रुपीस में की होंगी, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे सर रुपीस में एंट्री इसने पास ऑन की है तो सर कितनी अमाउंट से की है वो हमें यहाँ पे गिवन है। ये देखो रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक्स एज ₹4,02,000, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे इसको रुपीस में ही कन्वर्ट करना है और रुपीस में हमें यहाँ पे एक्चुअल में गिवन ही है, तो हम यहाँ पे फिर इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या है। जब हमें एक्चुअल्स में गिवन है ना, तो इसको एज इट इज़ एक्चुअल्स में हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं ना। क्या दिक्कत है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्लियर है। ये यहाँ पे सर इसके पीछे लॉजिक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते नहीं है, इसको एक्चुअल्स के बेसिस पे कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। क्यों करते हैं मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सो इसके बाद है सर हमारे पास यहाँ पे सेल्स, ठीक है ना। तो सेल्स को हम यहाँ पे सर एवरेज रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे सेल्स है, इनको हम सर यहाँ पे एवरेज रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। अब सुनो सर, यहाँ पे क्या मुझे यहाँ पे पूरी एग्जाम्पल में देखो एवरेज रेट
गिवन है द आंसर इज नो, ये मुझे गिवन नहीं है। देखो मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग रेट है, ये सर क्लोजिंग रेट है, ठीक है ना। एवरेज रेट मुझे यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ये मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम इसको सर यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो ओपनिंग रेट 63 प्लस 67 यानी कि सर हमारा क्लोजिंग रेट, ठीक है जी, इनको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे 2, तो मेरे पास सर यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा सर मेरे पास 130 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास आ गया 65, ठीक है ना। तो ये 65 मेरे पास यहाँ पे एवरेज रेट आ जाएगा। एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सर कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको, सिंपल सी चीज़ है, ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एवरेज रेट, और एवरेज रेट जो हमारे पास आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सेल्स को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे आया सर ये 65, तो 65 इंटू करूँगा मैं यहाँ पे 20,000, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 13 लाख। ये बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ पे कैलकुलेशन पक्का ठीक होगी, तो ये हमारे पास 65 ही है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी सर 13 लाख। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सर एवरेज रेट यहाँ पे कैलकुलेट कैसे हुआ है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। अब सर इसके बाद है मेरे पास यहाँ पे परचेजेस, तो परचेजेस को हम यहाँ पे सर एवरेज रेट के अकॉर्डिंगली ही कन्वर्ट करेंगे, ये सर परचेजेस को भी और सर वेजेस को भी और इवन सैलरीज को भी, ठीक है ना। तो इन सभी को हम यहाँ पे एवरेज रेट के अकॉर्डिंगली ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे सर कर दिया। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे कैश, तो कैश हमारे पास मॉनेटरी आइटम होता है, तो इसको हम यहाँ पे क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। हमने यहाँ पे सर कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद सर हमने यहाँ पे ये देखो हमारे पास है रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हेड ऑफिस के साथ रिलेट करता है, तो इसको हम यहाँ पे एक्चुअल्स के बेसिस पे कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे अमाउंट गिवन है 1,91,000, तो इसको हम यहाँ पे सर देखो यहाँ पे एक्चुअल्स के बेसिस पे ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद है सर हमारे पास यहाँ पे हेड ऑफिस अकाउंट, तो ये भी हमारे पास हेड ऑफिस के साथ रिलेट करता है, तो इसको भी हम यहाँ पे एक्चुअल्स के बेसिस पे ही कंसीडर करेंगे। तो ये देखो हमने यहाँ पे सर इसको एक्चुअल्स के बेसिस पे ही कंसीडर किया, ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे सर क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमारे पास मॉनेटरी आइटम होते हैं, तो इनको हम यहाँ पे क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो सर हमने यहाँ तक वर्किंग कर ली और यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। अब सर इसके बाद हम इन सभी का टोटल करेंगे, ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट फिगर, जिसको हम यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंसेस कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। देखो हमने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे सर कन्वर्ट करने पे मेरे पास यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंसेस करके कंसीडर करेंगे। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सर और सुनो, यहाँ पे देखो हमने पूरा का पूरा जो ट्रायल बैलेंस है वो तो कन्वर्ट कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब मेरे पास यहाँ पे आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस भी कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे कि सर क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि डेप्रिसिएशन। अब हम यहाँ पे इनको भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो सर क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास यहाँ पे गिवन है $700 का, इनको हम यहाँ पे सर कन्वर्ट करेंगे क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंगली। तो मेरे पास यहाँ पे देखो मैंने क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर किया, ये देखो मैंने यहाँ पे आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस ही कंसीडर किया है, क्योंकि ये मुझे सर यहाँ पे आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस ही गिवन है। क्लियर है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसको कंसीडर किया है। तो ये मेरे पास यहाँ पे $700 ये मैंने कंसीडर किया। इसका सर क्लोजिंग रेट है वो यहाँ पे कितना सर 67, तो यहाँ पे 700 इंटू 67 करूँगा, मेरे पास यहाँ पे ये वाली अमाउंट आ जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद सर मेरे पास यहाँ पे डेप्रीशिएशन यहाँ पे रीड करो, डेप्रीशिएशन है 10% पर एनम इज टू बी चार्ज ऑन फिक्स एसेट, ठीक है ना। तो फिक्स एसेट मेरे पास यहाँ पे कितने हैं सर, ये मेरे पास यहाँ पे 5,000 है, ये सर $, में है, ठीक है ना। तो इसका करूँगा मैं यहाँ पे 10%, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 500। अच्छा जी, तो 500 अब मेरे पास डेप्रीशिएशन है और ये मेरे पास $, में आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5,000 के ऊपर ये 10% लगाया और ये 5,000 मेरे पास $, में है, ठीक है ना। तो 500 मेरे पास यहाँ पे $, में आ गया था डेप्रीशिएशन। अच्छा, इसके बाद अब मैंने इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कैसे करूँगा, इसको मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन का जो मेरे यहाँ पे डेट रेट है उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, और वो मेरे पास यहाँ पे 61 है। तो 500 इंटू 61 मैं यहाँ पे करूँगा, मेरे पास ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हमने लिख भी दिया, डेप्रीशिएशन हमारे पास अमाउंट आ गई सर 500, ठीक है जी। इसके बाद ट्रांजैक्शन का जो डेट रेट है वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो वही मेरे पास यहाँ पे सर 61 है, तो मैं यहाँ पे 500 इंटू 61 करूँगा, मेरे पास यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगी। क्लियर है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूरी वर्किंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे सर ये सारी वर्किंग कर दी, अपने ट्रायल बैलेंस को पूरा कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें भी कन्वर्ट कर दी, और इस एग्जांपल में यही करना था, और यहाँ पे हमारी अब ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब यहाँ पे सर हमारे पास ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे ना इन रूल्स को यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं, सो डैट आप यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से रिलेट कर पाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सर, हमने ओपनिंग स्टॉक को कन्वर्ट किया था ओपनिंग रेट के अकॉर्डिंगली, क्लोजिंग स्टॉक को सर क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंगली, फिक्स एसेट्स इवन इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन हमने इनको कन्वर्ट किया था डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन डेट के रेट के अकॉर्डिंगली,
ठीक है ना। यही हमने यहाँ पे सारी चीज़ें की हैं। इसके बाद सर इनकम्स और एक्सपेंसेस को हमने यहाँ पे एवरेज रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट किया था। मॉनेटरी आइटम्स को सर हमने यहाँ पे क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट किया था। इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंटरप्राइज यानी कि जो हमारे हेड ऑफिस के साथ चीज़ें रिलेट करती थी उनको हमने यहाँ पे एक्चुअल्स के बेसिस पे कंसीडर किया था, ठीक है ना। तो यही हमने यहाँ पे सारी चीज़ें की हैं और रूल्स हमने यही अप्लाई किए थे और ये रूल्स मैंने आपको यहाँ पे एक बार फिर से करवा दिए सो डैट आप यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से रिलेट कर पाओ, ठीक है जी। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है और इसी के साथ हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 यानी कि AS 11 भी बिल्कुल कंप्लीट है। हमने यहाँ पे सर फॉरेन ऑपरेशंस का ही कॉन्सेप्ट रिवाइज करना था, वो भी एक एग्जांपल की हेल्प से। तो हमने इस एग्जांपल की हेल्प से ये वाला कॉन्सेप्ट सर अच्छे से रिवाइज कर लिया। तो यहाँ पे हमारा सर AS 11 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 भी बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के? आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस दिस इज CA प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 यानी कि AS 12 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। और सर इस AS में हम अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, वो भी कौन सा? डेप्रिशिएबल वाला। और इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से रिवाइज करेंगे। तो सर ये कॉन्सेप्ट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जब हम यहाँ पे एग्जांपल करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है। और जो हम यहाँ पे सर एग्जांपल करेंगे वो एग्जांपल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंड रिटन बुकलेट में। और सर ये बुकलेट हमारी बिल्कुल फ्री है और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाए, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। और सर ये बुकलेट हमारी बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने इन सभी के रिगार्डिंग में लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। क्लियर है। और इवन अगर आपको सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स के कोर्सेज चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट्स चाहिए या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहिए तो वो भी आपको हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएगा, ठीक है जी। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है या आपको सर इसके रिगार्डिंग में हमारी तरफ से कोई भी डिटेल चाहिए या हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, आपको इसके रिगार्डिंग में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सर ये हमारा नंबर है 9915825991। और सर ये हमारी ईमेल आईडी है प्रभजोत सिंह क्लासेस info@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सर हमारा ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सर ये वाली एग्जांपल और इस एग्जांपल के थ्रू हम सर अपना कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, वो भी कौन सा? डेप्रिशिएबल वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। क्लियर है। तो सर यहाँ पे ये हमारी एग्जांपल है और ये इसका सोल्यूशन है, ये पूरा का पूरा इसी का सोल्यूशन है। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सब यहाँ पे ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हम यहाँ पे एक्चुअल में रिवाइज क्या करेंगे। क्लियर है। इसको यहाँ पे अच्छे से समझना। देखो सर AS 12 क्या कहता है? AS 12 कहता है कि अगर हमने गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की है जो कि रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट है, वो भी कौन सा? डेप्रिशिएबल वाला, ठीक है। तो AS 12 कहता है कि इस गवर्नमेंट ग्रांट को हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो मेथड है, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड है कि हम इस गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी एसेट की वैल्यू के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि इस गवर्नमेंट ग्रांट को हम सर डेफर कर सकते हैं। क्लियर है। दोबारा बता रहा हूँ, AS 12 कहता है कि अगर हमने गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की है जो कि रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट है, वो भी कौन सा? डेप्रिशिएबल वाला। तो AS 12 कहता है कि इस गवर्नमेंट ग्रांट को हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है कि इस गवर्नमेंट ग्रांट को हम अपनी एसेट की वैल्यू के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि इस गवर्नमेंट ग्रांट को हम यहाँ पे डेफर कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम यहाँ पे सर कौन सा मेथड रिवाइज करेंगे? हम यहाँ पे ये वाला मेथड रिवाइज करेंगे कि अगर हम अपनी गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी एसेट की वैल्यू के साथ एडजस्ट करते हैं तो इस गवर्नमेंट ग्रांट को फिर हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ये हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है। और इवन इसके बाद अगर ये हमें गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करनी पड़ जाए, ये रिफंड करनी पड़ जाए, तो हम अपनी बुक्स में इसकी अकाउंटिंग क्या करेंगे, ये भी हम यहाँ पे इस मेथड के अकॉर्डिंगली रिवाइज करेंगे। तो हम यहाँ पे इस मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और इस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे इवन रिफंड का पॉइंट भी इंक्लूड किया हुआ है। क्लियर है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। प्रभजोत लिमिटेड परचेज द मशीनरी फॉर कॉस्ट ऑफ ₹16 लाख। तो हमने यहाँ पे सब मशीनरी परचेज की है। तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, क्या मशीनरी
हमारा स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट है। हाँ जी सर बिल्कुल है। वो भी कौन सा सर? डेप्रीशिएबल वाला, क्योंकि मशीनरी हमारी डेप्रीशिएबल होती है। क्लियर है? तो मशीनरी हमारा सर स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट है, वो भी कौन सा? डेप्रीशिएबल वाला। अच्छा जी आगे रीड करते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड इज ₹1,00,000 और हमने इसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव किया है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये हमारी फिर गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट है, वो भी कौन सा? डेप्रीशिएबल वाला। जी हाँ, क्योंकि मशीनरी हमारा स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट होता है, वो भी कौन सा सर? डेप्रीशिएबल वाला। क्लियर है? आगे रीड करते हैं। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी इज 5 ईयर्स एंड सैलवेज वैल्यू ऑफ मशीनरी इज ₹5,00,000। ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रभजोत लिमिटेड फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स इफ गवर्नमेंट ग्रांट इज एडजस्टेड विद द वैल्यू ऑफ एसेट। तो मैंने आपको ये बताया, हमने इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे पूरी वर्किंग करनी है। अच्छा इसके बाद आगे रीड करते हैं। अज्यूम गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रभजोत लिमिटेड एट द टाइम ऑफ रिफंड। तो हमने यहाँ पे रिफंड के रिगार्डिंग में भी वर्किंग करनी है। क्लियर है? तो सर ये यहाँ पे हमारी एग्जांपल है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा सर यहाँ पे इसका सोल्यूशन फर्स्ट ईयर बिगनिंग। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे मशीनरी परचेज की है, तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे कि फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में ही हमने मशीनरी परचेज कर ली होगी। और हमने यहाँ पे जो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव किया, हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे कि फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में ही हमने यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव कर ली होगी। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इनके रिगार्डिंग में जनरल एंट्रीज पास ऑन करते हैं। तो सर यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट ईयर बिगनिंग। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे मशीनरी परचेज की है, इसके रिगार्डिंग में हम यहाँ पे जनरल एंट्री पास ऑन कर देते हैं। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। तो यहाँ पे देखो सर हमारे पास मशीनरी अकाउंट डेबिट 16 लाख, क्योंकि यहाँ पे सर इसकी जो कॉस्ट है वो है 16 लाख। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 16 लाख टू बैंक अकाउंट 16 लाख बिंग मशीनरी परचेज। इसमें कोई दिक्कत? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ है। अच्छा इसके बाद जो हमने अब इसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की है, इसके रिगार्डिंग में हम यहाँ पे एंट्री पास ऑन कर देते हैं। तो सर इसके रिगार्डिंग में एंट्री क्या पास ऑन होगी? देखो हमने यहाँ पे इसको अपनी एसेट की वैल्यू के साथ एडजस्ट करना है। तो हम यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में एंट्री क्या पास ऑन करेंगे? तो सर ये देखो यहाँ पे ये रही इसकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी 1 लाख, क्योंकि हमने यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की है, तो हम यहाँ पे हम बैंक अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो हमारे पास ग्रांट की अमाउंट है वो यहाँ पे 1 लाख, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1 लाख। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 1 लाख बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव। तो यहाँ पे देखो हमने इसको अपनी एसेट की वैल्यू के साथ एडजस्ट कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया सर मशीनरी अकाउंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री क्या बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, टू मशीनरी अकाउंट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में एंट्री पास ऑन होगी। क्लियर है? बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव। तो हमने यहाँ पे इसको सर रिकॉर्ड कर लिया और इसके रिगार्डिंग में हमने यहाँ पे एंट्री पास ऑन कर दी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में यही एंट्रीज पास ऑन होंगी और ये हमने यहाँ पे पास ऑन कर दी और यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम यहाँ पे सर फर्स्ट ईयर के एंड में एंट्रीज पास ऑन करते हैं और हम यहाँ पे ना डेप्रीशिएशन के रिलेटेड में ये एंट्रीज पास ऑन करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे सबसे पहले डेप्रीशिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डेप्रीशिएशन की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में एंट्री पास ऑन करेंगे। क्लियर है? तो सर यहाँ पे डेप्रीशिएशन की अमाउंट क्या होगी? अब यहाँ पे देखो, हमने मशीनरी परचेज की है सर 16 लाख की। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लिखा 16 लाख। ठीक है, इसके बाद हमने इसके रिलेटेड में 1 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव कर ली। तो ये हम यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि हमने इस गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी एसेट की वैल्यू के साथ एडजस्ट किया था। ये देखो, हमने इसको अपनी एसेट की वैल्यू के साथ एडजस्ट किया था, इसलिए हमने यहाँ पे सर इसको माइनस कर दिया 1 लाख से। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सर इसकी जो सैलवेज वैल्यू है, ये हमारे पास गिवन है 5 लाख। तो 5 लाख हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय करेंगे, हमारे पास जो इसकी लाइफ है वो है यहाँ पे 5 ईयर, डिवाइडेड बाय करेंगे 5। ठीक है, तो मेरे पास अब आ गया यहाँ पे 16 - 1 - 5, मेरे पास आ गया 10 लाख। 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 मेरे पास आ गया यहाँ पे 2 लाख पर एनम, यानी कि हर साल मैं यहाँ पे 2 लाख का डेप्रीशिएशन चार्ज करूंगा। क्लियर है? अब ये कैलकुलेट कैसे हुआ है डेप्रीशिएशन, मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो डेप्रीशिएशन की जो हमारे पास अमाउंट है वो है यहाँ पे 2 लाख। तो अब हमने यहाँ पे इसकी अमाउंट कैलकुलेट कर दी, कैसे की है मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसके रिलेटेड में एंट्रीज पास ऑन करते हैं। ठीक है ना? तो सर ये रही यहाँ पे इसके रिलेटेड में जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे देखो, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट 2 लाख। ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट 2 लाख बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज। तो हमने यहाँ पे सर डेप्रीशिएशन चार्ज कर दिया। अब इसके बाद ये जो हमारे पास डेप्रीशिएशन है, इसको हम यहाँ पे P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे सर एंट्री देखो, P&L अकाउंट डेबिट 2 लाख टू डेप्रीशिएशन अकाउंट 2 लाख बीइंग डेप्रीशिएशन ट्रांसफर टू P&L। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी एंट्रीज पास ऑन कर दी और फर्स्ट ईयर के एंड में हमारी यही एंट्रीज पास ऑन होनी थी और यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सो इसके बाद सर सेकंड ईयर के बिगनिंग में हमारे पास कोई एंट्रीज पास ऑन नहीं होगी। तो सर सेकंड ईयर के एंड में हमारे पास एंट्रीज पास ऑन होगी डेप्रीशिएशन के रिगार्डिंग में, और यही सेम जो हमने फर्स्ट ईयर के एंड में डेप्रीशिएशन के रिगार्डिंग में ये एंट्रीज पास ऑन
की हैं यही सेम एंट्रीज हम यहाँ पे पास ऑन करेंगे सेकंड ईयर के एंड में, क्योंकि सर हमारे पास डेप्रीशिएशन की अमाउंट बिल्कुल सेम है। डेप्रीशिएशन हमने हर साल 2 लाख का ही चार्ज करना है, तो हम यहाँ पे उसी तरीके से ये एंट्रीज पास ऑन करेंगे सेकंड ईयर के एंड में, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड में एंट्रीज पास ऑन की है। ठीक है ना। स्टिल हम यहाँ पे एंट्रीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सर सेकंड ईयर एंड डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू मशीनरी अकाउंट 2 लाख बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज। अब इसके बाद ये जो हमारे पास डेप्रीशिएशन है इसको हम यहाँ पे P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे एंट्री देखो P&L अकाउंट डेबिट 2 लाख, ठीक है, टू डेप्रीशिएशन अकाउंट 2 लाख बीइंग डेप्रीशिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे बिल्कुल सेम एंट्रीज हमने यहाँ पे पास ऑन कर दी सेकंड ईयर के एंड में। ठीक है ना। तो सर यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सेकंड ईयर के एंड में हमारे पास यही एंट्रीज पास ऑन होनी है और यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। अब सर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे थर्ड ईयर बिगनिंग। ठीक है ना। अब सर यहाँ पे देखो हमने करना क्या था, इसको रीड करो। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रभजोत लिमिटेड फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है। इफ़ द ग्रांट अमाउंट इज एडजस्टेड विद द वैल्यू ऑफ एसेट, तो हमने सर इसके रिगार्डिंग में फर्स्ट 2 ईयर्स एंट्री पास ऑन करनी है। तो सर ये तो हमने यहाँ पे कर दी, देखो सेकंड ईयर के एंड तक हमने ये सारी एंट्रीज पास ऑन कर दी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ये कह रहा है, इसको रीड करो, अज्यूम अ गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है। तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में हमें एक गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करनी पड़ेगी, तो इसके रिलेटेड में ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रभजोत लिमिटेड एट द टाइम ऑफ रिफंड। तो हमने इसके रिगार्डिंग में भी जर्नल एंट्रीज पास ऑन करनी है। ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग में सर एंट्री क्या पास ऑन होगी, तो सर ये है हमारे पास यहाँ पे एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1 लाख बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में ये वाली एंट्री पास ऑन होगी। तो हमने सर यहाँ पे इस तरीके से एंट्री पास ऑन की है। तो यहाँ पे कैसे पास ऑन हुई है मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये देखो, जब हमने ग्रांट रिसीव की थी तो हमने एंट्री क्या पास ऑन की थी, हमने एंट्री पास ऑन की थी बैंक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है ना। बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव, तो हमने जब गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की थी तो हमने ये वाली एंट्री पास ऑन की थी। ठीक है। अब हम यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस इसी एंट्री को यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। इसी एंट्री को हम यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे हमने एंट्री पास ऑन की थी बैंक टू मशीनरी, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास मशीनरी टू बैंक, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे एंट्री पास ऑन होगी। तो यहाँ पे देखो सर, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1 लाख बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेड। ठीक है ना। तो जब हमने ग्रांट रिसीव की थी तो हमने यहाँ पे ये वाली एंट्री पास ऑन की थी, और जब हम यहाँ पे ग्रांट रिफंड कर रहे हैं तो बस इसी एंट्री को यहाँ पे रिवर्स कर देंगे और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एंट्री पास होगी। क्लियर है। तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में हमने ग्रांट रिफंड की है, तो इसके रिगार्डिंग में ये वाली एंट्री पास ऑन करनी है और ये हमने यहाँ पे पास ऑन कर दी है। क्लियर है। तो सर इसके साथ अब हमारी यहाँ पे ये वाली एग्जांपल बिल्कुल कंप्लीट है। इस एग्जांपल में जो जो चीज़ें करनी थी वो सारी हमने कर दी और यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल अब बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब यहाँ पे देखो सर, हमने इस एग्जांपल की हेल्प से ये अच्छे से रिवाइज कर लिया कि अगर हम गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव करते हैं जो कि रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट है, वो भी कौन सा, डेप्रीशिएबल वाला, और अगर हम इस गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी एसेट की वैल्यू के साथ एडजस्ट करते हैं तो फिर इस गवर्नमेंट ग्रांट को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ये हमने यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लिया। और इवन अगर ये गवर्नमेंट ग्रांट हमें रिफंड करनी पड़ जाए तो हम अपनी बुक्स में इसकी अकाउंटिंग क्या करेंगे, ये भी हमने यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लिया। तो इसके रिगार्डिंग में हमने यहाँ पे सारी चीज़ें ये अच्छे से रिवाइज कर ली इस एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने अच्छे से रिवाइज कर ली। तो अब हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट है और इसी के साथ हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 यानी कि AS 12 भी बिल्कुल कंप्लीट है। हमने यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट रिवाइज करना था, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, वो भी कौन सा, डेप्रीशिएबल वाला, और एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लिया इस एग्जाम्पल की हेल्प से। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा सर अब यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 यानी कि AS 12 भी बिल्कुल कंप्लीट है। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के, आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस दिस इज CA प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 यानी कि AS 13, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है ना। और इस AS में हम यहाँ पे रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और वो भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है ना। ये सर कॉन्सेप्ट हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है। और जो हम यहाँ पे सर एग्जांपल करेंगे, ये एग्जांपल आपको मिल जाएगी हमारी
रॉकेट रिवीजन हैंड रिटन बुकलेट में। और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी और ये बुकलेट हमारी सर बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने आपको इन सभी के रिगार्डिंग में लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है ना। इवन सर अगर आप हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स के कोर्सेज चाहते हैं या सर लेक्चर या टेस्ट सीरीज नोट्स या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहते हैं तो वो भी आपको हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएगा, ठीक है ना। स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है या आपको सर इसके रिगार्डिंग में कोई भी डिटेल चाहिए, आपको हमारी तरफ से हेल्प चाहिए, सर आपको हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमारा सर नंबर है 9915825991 और सर ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinghclasses@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको सर इन सभी के रिगार्डिंग में डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सर ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली एग्जांपल और इस एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारी यहाँ पे एग्जांपल है और सर ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, ये पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये वाली एग्जांपल अपनी स्टार्ट करते हैं। प्रभजोत लिमिटेड wants to reclassify its investments in accordance with AS13, ठीक है जी। State the values at which the investments have to be reclassified in the following cases। तो ये हमारे पास ना केसेस गिवन है, टोटल सर 3 केसेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बताना है कि इन तीनों केसेस में हम यहाँ पे रिक्लासिफिकेशन किस वैल्यू पे करेंगे, यानी कि सर किस अमाउंट पे करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना ये केसेस स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो इसका कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पे केसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का सर कॉन्सेप्ट क्या है। AS13 क्या कहता है, AS13 कहता है कि अगर हम अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को करंट इन्वेस्टमेंट्स में रिक्लासीफाई करना चाहते हैं तो सर इसको रिक्लासीफाई किस अमाउंट पे करेंगे, तो इसको हम रिक्लासीफाई करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट, ठीक है ना। कैरिंग अमाउंट का मतलब हो गया सर बुक वैल्यू, तो इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको रिक्लासीफाई करेंगे। क्लियर है। और AS13 क्या कहता है, AS13 कहता है अगर हम अपने करंट इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में रिक्लासीफाई करना चाहते हैं तो सर इसको रिक्लासीफाई किस अमाउंट पे करेंगे, तो इसको हम रिक्लासीफाई करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, ठीक है ना। इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको रिक्लासीफाई करेंगे, ठीक है ना। और फेयर वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे सर डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन यानी कि डेट ऑफ ट्रांसफर वाली। क्लियर है। ये यहाँ पे प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, दोबारा बता रहा हूँ। देखो AS13 क्या कहता है, AS13 कहता है कि अगर हम अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को करंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासीफाई करना चाहते हैं तो इसको रिक्लासीफाई सर किस अमाउंट पे करेंगे, हम इसको रिक्लासीफाई करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब होगा सर बुक वैल्यू, ठीक है ना। तो इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको रिक्लासीफाई करेंगे। अच्छा जी। और AS13 क्या कहता है, AS13 कहता है कि अगर हम अपनी करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिक्लासीफाई करना चाहते हैं तो इसको सर हम यहाँ पे रिक्लासीफाई किस अमाउंट पे करेंगे, तो इसको हम रिक्लासीफाई करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, ठीक है ना। तो इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको रिक्लासीफाई करेंगे। और यहाँ पे जो हम फेयर वैल्यू देखेंगे वो देखेंगे सर डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन यानी कि सर डेट ऑफ ट्रांसफर वाली। क्लियर है। ये यहाँ पे सर प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे से बता दिया, तो चलिए अब हम यहाँ पे ना केसेस स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन ये यहाँ पे सभी केसेस देखते जाएंगे और यहाँ पे बताते जाएंगे कि हम यहाँ पे इसको जो रिक्लासीफाई करेंगे वो सर किस वैल्यू यानी कि किस अमाउंट पे करेंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनी एक्स, ठीक है जी, कॉस्टिंग ₹8.5 lakhs आर टू बी रिक्लासीफाइड एज करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को करंट इन्वेस्टमेंट्स में रिक्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसको रिक्लासीफाई किस अमाउंट पे करेंगे, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट, ठीक है ना। तो इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको रिक्लासीफाई करेंगे और कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है सर बुक वैल्यू। क्लियर है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनी एक्स कॉस्टिंग ₹8.5 lakhs आर टू बी रिक्लासीफाइड एज करंट। तो हमारे पास यहाँ पे सर इसकी कॉस्ट कितनी है, 8.5 लाख। अच्छा जी। इसके बाद द कंपनी हैड रिड्यूस्ड द वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स टू ₹6.5 lakhs टू रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन इन वैल्यू। इसका मतलब ये हमारे पास 6.5 लाख इसकी कैरिंग अमाउंट है, ठीक है ना। तो इसकी यहाँ पे सर कैरिंग अमाउंट कितनी है, ये हमारे पास 6.5 लाख है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे इसको हम रिक्लासीफाई किस अमाउंट पे करते हैं, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट। तो इन दोनों में सर हमारे पास लोअर क्या है, कॉस्ट यहाँ पे 8.5 लाख है और कैरिंग अमाउंट है हमारे पास 6.5 लाख। तो दोनों में यहाँ पे ये लोअर है कैरिंग अमाउंट, तो हम यहाँ पे इसको 6.5 लाख पे इसको रिक्लासीफाई कर देंगे, ठीक है ना। अब आगे देखो यहाँ पे
हमें और क्या गिवन है, द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज रुपीज 6.8 लाख। तो यहाँ पे मुझे फेयर वैल्यू चाहिए, द आंसर इज नो, अ बिग नो। ये मुझे चाहिए नहीं है, इसका मतलब ना ये मुझे यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। देखो अगर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है ना, फिर कभी भी हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है फिर यहाँ पे सर हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है इसलिए हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ है, हमें यहाँ पे सर कॉस्ट चाहिए और कैरिंग अमाउंट चाहिए। ये हमारे पास यहाँ पे 8.5 लाख इसकी कॉस्ट है और 6.5 लाख इसकी कैरिंग अमाउंट है, डेट्स इट। फेयर वैल्यू तो मुझे यहाँ पे चाहिए ही नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को करंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासीफाई कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे एक तो कॉस्ट चाहिए, दूसरी कैरिंग अमाउंट चाहिए, ठीक है ना। फेयर वैल्यू चाहिए नहीं है और ये मुझे यहाँ पे जो दी है सर कंफ्यूज करने के लिए दी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे सर कॉस्ट कितनी है 8.5 लाख, कैरिंग अमाउंट कितनी है 6.5 लाख, दोनों में लोअर कैसा है, हमारे पास कैरिंग अमाउंट लोअर है तो हम यहाँ पे 6.5 लाख को इसको यहाँ पे इस अमाउंट पे इसको रिक्लासिफाई करेंगे, क्लियर है। अब देखो सर यहाँ पे इसका सोल्यूशन एज पर AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्लासिफाइड फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म, ठीक है, ट्रांसफर आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट में। वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्लासिफाइड फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू करंट, ट्रांसफर आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, यही मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया था, ठीक है जी। अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है जी। इन फर्स्ट केस कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज लेस देन द कॉस्ट, ठीक है जी। हैंस करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरिड एट रुपीज 6.5 लाख, यही मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे इसको 6.5 लाख पे ही इसको रिक्लासीफाई करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट केस बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे सर सेकंड केस, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनी वाई कॉस्टिंग रुपीज 7 लाख आर टू बी रिक्लासीफाइड एज करंट, तो यहाँ पे भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को करंट इन्वेस्टमेंट्स में रिक्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसको रिक्लासीफाई किस अमाउंट पे करेंगे, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट, यानी कि इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको रिक्लासीफाई करेंगे और कैरिंग अमाउंट का मतलब होगा सर हमारे पास बुक वैल्यू, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनी वाई, ठीक है जी, कॉस्टिंग रुपीज 7 लाख, तो यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे 7 लाख है। अच्छा, इसके बाद आर टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट, ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज रुपीज 8 लाख एंड बुक वैल्यू इज रुपीज 7 लाख। तो मुझे सर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे बुक वैल्यू यानी कि कैरिंग अमाउंट चाहिए। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कैरिंग अमाउंट ही बुक वैल्यू होती है, तो मेरी कैरिंग अमाउंट यहाँ पे कितनी है सर 7 लाख, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखो ये पूरा हमें यहाँ पे सर कोशिश कर रहा है कंफ्यूज करने की फेयर वैल्यू देके, लेकिन हमने यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। मैं इसलिए कहता हूँ बच्चे हमेशा कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, इसके बाद ना यहाँ पे जो मर्जी हो जाए कोई भी आपको यहाँ पे हिला नहीं सकता अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर क्या मुझे चाहिए, द आंसर इज नो, क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को करंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासीफाई कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे एक तो यहाँ पे कॉस्ट चाहिए और दूसरी यहाँ पे कैरिंग अमाउंट चाहिए, ठीक है ना, यानी कि बुक वैल्यू चाहिए। मुझे यहाँ पे फेयर वैल्यू चाहिए ही नहीं और ये मुझे बार बार दे रहा है सो डैट मैं यहाँ पे इसको देखूँ और इसके कारण कन्फ्यूज हो जाऊँ, लेकिन मैं कन्फ्यूज नहीं हूँगा क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे सर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को करंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे सर हमारे पास कॉस्ट कितनी है 7 लाख और कैरिंग अमाउंट यानी कि बुक वैल्यू भी मेरे पास यहाँ पे 7 लाख ही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसको सर 7 लाख पे ही रिक्लासीफाई कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो सर यहाँ पे ये रहा इसका सोल्यूशन। इन सेकंड केस द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज सेम एज कॉस्ट दैट इज रुपीज 7 लाख, ठीक है जी। हैंस दिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्लासीफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट एट रुपीज 7 लाख, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पे 7 लाख पे ही रिक्लासीफाई कर देंगे, क्लियर है। तो यहां पे हमारे पास सर ये सेकंड केस भी हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम देखते हैं यहां पे सर थर्ड केस, ठीक है जी। करंट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी थी कॉस्टिंग रुपीज 10 lakhs आर टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म एज द कंपनी वांट्स टू रिटेन देम, ठीक है जी। तो यहां पे हम अपनी करंट इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में रिक्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसको रिक्लासीफाई किस अमाउंट पे करेंगे, एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, ठीक है ना। तो इन दोनों में जो लोअर होगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको रिक्लासीफाई करेंगे और फेयर वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे सर डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन यानी कि डेट ऑफ ट्रांसफर वाली, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ, क्लियर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड, करंट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी कॉस्टिंग रुपीज 10 lakhs आर टू बी रिक्लासीफाइड एज लॉन्ग टर्म एज द कंपनी वांट्स टू रिटेन देम। तो यहाँ पे सर इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट यहाँ पे इसकी है 10 लाख, ये हमें क्लियरली गिवन है। इसके बाद द मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज रुपीज 12 लाख। तो यहाँ पे हमारे पास ना मार्केट वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे यही अज्यूम करेंगे कि ये इसकी फेयर वैल्यू होगी और ये हमारे पास डेट ऑफ ट्रांसफर की ही गिवन है सर कितनी 12 लाख। तो ये हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे सर फेयर वैल्यू हमारे पास इसकी गिवन है 12 लाख।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस्ट है यहाँ पे 10 लाख, फेयर वैल्यू है सर 12 लाख, दोनों में लोअर कैसा यहाँ पे 10 लाख यानी कि कॉस्ट लोअर है, तो 10 लाख पे हम यहाँ पे इसको रिक्लासीफाई कर देंगे। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन थर्ड। इन थर्ड केस कॉस्ट ऑफ रुपीज 10 lakhs इज लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 12 lakhs, हेंस रिक्लासिफिकेशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स विल बी मेड एट रुपीज 10 lakhs। ठीक है ना, और यही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड केस बिल्कुल कंप्लीट है, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे सभी केसेस बिल्कुल कंप्लीट है, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल भी बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हमारे पास यहाँ पे सर AS 13 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बिल्कुल हमारा कंप्लीट है। हमने इस AS में रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करना था एग्जांपल की हेल्प से। ठीक है ना, और ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लिया इस एग्जांपल की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारा सर AS 13 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बिल्कुल कंप्लीट है। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के? आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस दिस इज CA प्रभजोत, और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 यानी कि AS 16, जिसका नाम है बोरिंग कॉस्ट। ठीक है ना, और इस AS में हम सर हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे बोरिंग कॉस्ट का, और इसको हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हेल्प से रिवाइज करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट सर हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जब हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे ऐसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इनको हम यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्लियर है। और जब यहाँ पे सर एग्जांपल करेंगे, ये एग्जांपल आपको मिल जाएगी हमारी रॉकेट रिवीजन हैंड रिटन बुकलेट में, और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है, और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये बुकलेट मिल जाएगी, और ये बुकलेट सर हमारी बिल्कुल फ्री है। ठीक है ना, अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे मैंने इन सभी के रिगार्डिंग में सभी लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना, और इवन अगर आपको सर हमारे अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स के कोर्सेज चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट्स चाहिए, या इनके रिगार्डिंग में कोई भी यूजफुल कंटेंट चाहिए, तो वो भी आपको हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे ही मिल जाएगा। ठीक है ना, स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेरी है, या आपको सर इनके रिगार्डिंग में कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, तो सर ये हमारा नंबर है 9915825991, और सर ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinghclassesinfo@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको यहाँ पे इनके रिगार्डिंग में सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सर हमारा ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सर ये वाली एग्जांपल, और इस एग्जांपल की हेल्प से हम अपना सर यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। क्लियर है। तो सर ये हमारी यहाँ पे एग्जांपल है, और सर ये इसका सोल्यूशन है, ये पूरा का पूरा इसी का सोल्यूशन है। क्लियर है जी। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सो अब यहाँ पे ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ना कुछ चीज़ें रिवाइज करवाऊंगा, फिर हम यहाँ पे ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, फिर देखना इस एग्जांपल में हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। तो मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ें रिवाइज करवाऊंगा वो सर यहाँ पे ये चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पे 3 चीज़ें रिवाइज करवाऊंगा। क्या क्या है सर? फर्स्ट है हमारे पास मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट, सेकेंड है हमारे पास मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, और थर्ड है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। क्लियर है। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे 3 चीज़ें रिवाइज करवाऊंगा, फिर इसके बाद हम यहाँ पे ये वाली एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, फिर देखना इस एग्जांपल में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको यहाँ पे 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें रिवाइज करवाऊंगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इनको रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट रिवाइज करते हैं। तो सर बोरिंग कॉस्ट क्या होती है एज पर AS 16, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे इसको रीड कर लेते हैं। सो बोरिंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इंकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स। ठीक है ना, तो ये होती है सर हमारे पास यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट एज पर AS 16। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में और बिल्कुल शॉर्ट में सर एग्जांपल की हेल्प से ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है ना, देखो सर मुझे भी पता है यहाँ पे रिविजन चल रही है, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन बच्चे यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करवाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ। मेरे साथ साथ रहना, बिल्कुल मैं आपको शॉर्ट में ही रिवाइज करवाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मेरे साथ साथ ये सारी चीज़ें रिवाइज करते जाना। ठीक है ना। अब सर मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट क्या है, मैं आपको यहाँ पे ये एक रिवाइज करवा देता हूँ एग्जांपल की हेल्प से। अब सर अज्यूम करो
मैंने यहाँ पे सर एक लोन लिया, ठीक है ना, अज्यूम करो मैंने यहाँ पे एक लोन लिया और अज्यूम करो ये लोन लेने के लिए मुझे यहाँ पे सर कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस पे करने पड़ गए, ठीक है जी। अब अज्यूम करो ये लोन लेने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ लीगल चार्जेस भी पे करने पड़ गए, तो ये सभी के सभी चार्जेस मेरी सर बोरिंग कॉस्ट है एज पर AS 16, ठीक है जी। इसके बाद ये जो लोन है सर इसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट पे किया, तो ये इंटरेस्ट भी मेरी बोरिंग कॉस्ट है एज पर AS 16, क्लियर है। अब इसको सर रीड करो, यही यहाँ पे लिखा हुआ है बोरिंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट, ठीक है, एंड अदर कॉस्ट, तो ये हमारे पास ये जो चार्जेस हैं ये हमारे पास अदर कॉस्ट में आ जाता है, ठीक है ना। सो बोरिंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, ठीक है, इंकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स। तो यहाँ पे जो मैंने आपको सर यहाँ पे एक्सप्लेन किया वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्लियर है। तो सिंपल वर्ड्स में सर बोरिंग कॉस्ट का मीनिंग क्या है मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिया, क्लियर है। अब यहाँ पे सर ये चीज़ कंप्लीट है, तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है इसका मीनिंग देखते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट का मीनिंग देख लिया, अब हम यहाँ पे सर सेकंड क्वालिफाइंग एसिड का मीनिंग देखते हैं। अब यहाँ पे इसको भी अच्छे सुनना, मैं शॉर्ट में सर इसको भी रिवाइज करवाऊंगा, अब इसको भी यहाँ पे अच्छे सुनना। सो सेकंड मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसिड, अच्छा जी। अब सर क्वालिफाइंग एसिड का मीनिंग क्या है एज पर AS 16, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे इसको रीड कर लेते हैं। एक क्वालिफाइंग एसिड इज एन एसिड दैट नेसेसरी takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale। अब सर क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। क्वालिफाइंग एसिड वो एसिड होता है जिसको रेडी होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, यानी कि अच्छा खासा टाइम लगता है, ठीक है ना। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है यानी कि सर अच्छा खासा टाइम लगता है जिसको रेडी होने में। अब सर यहाँ पे इसकी बेस्ट एग्जांपल है बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग को रेडी होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है यानी कि अच्छा खासा टाइम लगता है, तो बिल्डिंग हमारा सर क्वालिफाइंग एसिड होता है, क्लियर है। अब हम यहाँ पे इसको रीड कर लेते हैं दोबारा। एक क्वालिफाइंग एसिड इज एन एसिड दैट नेसेसरी टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, क्लियर है। तो सर ये है हमारे पास यहाँ पे क्वालिफाइंग एसिड का मीनिंग एज पर AS 16। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। अज्यूम करो सर व्हीकल्स, क्या व्हीकल्स हमारा क्वालिफाइंग एसिड है? द आंसर इज नो, अ बिग नो, क्योंकि व्हीकल्स को रेडी होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगता है सर। इनको यहाँ पे रेडी होने में अच्छा खासा टाइम नहीं लगता है, ये तो ऑलरेडी रेडी ही होते हैं, इसलिए व्हीकल्स हमारा सर क्वालिफाइंग एसिड नहीं है, क्लियर है। तो सर ये है हमारे पास यहाँ पे क्वालिफाइंग एसिड का मीनिंग एज पर AS 16, और ये भी मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिया। तो सेकंड हमने यही रिवाइज करना था और यहाँ पे हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे सर थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम यहाँ पे सर इसको रीड कर लेते हैं। तो बोरिंग कॉस्ट डाटा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड शुड बी कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेट एसिड, ठीक है जी। अदर बोरिंग कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे सर जो लिखा हुआ है मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में शॉर्ट में यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। मुझे पता सर टाइम थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पे ना रिवाइज करवाना जरूरी है, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में रिवाइज करवाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है ना। बस मेरे साथ साथ यहाँ पे इसको देखते जाना, मैं आपको ये एग्जाम्पल की हेल्प से रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे अच्छे समझना। देखो सर यहाँ पे अज्यूम करो मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अज्यूम करो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने एक लोन लिया, ठीक है ना। अब अज्यूम करो इस लोन के ऊपर मैंने इंटरेस्ट पे किया। अज्यूम करो मैंने यहाँ पे सर 1 लाख का इंटरेस्ट पे किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना 3 क्वेश्चन रेज होते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या ये बिल्डिंग हमारा क्वालिफाइंग एसिड है? बिल्कुल है सर, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बिल्डिंग हमारा क्वालिफाइंग एसिड होता है। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन, क्या ये इंटरेस्ट हमारी बोरिंग कॉस्ट है? बिल्कुल है सर, इंटरेस्ट हमारी बोरिंग कॉस्ट है, ये भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा जी, तो सर इंटरेस्ट हमारी बोरिंग कॉस्ट है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये बिल्कुल हमारी बोरिंग कॉस्ट है। अच्छा जी, अब सर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, इसको अच्छे सुनना। क्या ये हमारा जो इंटरेस्ट है ये बिल्डिंग के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है? ये सर बिल्कुल करता है, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमारा उस लोन के ऊपर है जो लोन हमने लिया है अपनी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा जो इंटरेस्ट है ये हमारी बिल्डिंग के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है, यानी कि हमारे पास ये जो इंटरेस्ट है ये बिल्डिंग के साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये था। अच्छा जी, अब सर यहाँ पे सुनो फिर AS 16 क्या कहता है। AS 16 कहता है कि अगर हमारी बोरिंग कॉस्ट हमारे क्वालिफाइंग एसिड के साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो फिर इस बोरिंग कॉस्ट को हम अपनी सर क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि हमारी क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में इसको इंक्लूड करेंगे,
ठीक है जी, दोबारा बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे AS16 क्या कहता है, AS16 कहता है कि अगर हमारी बोरिंग कॉस्ट हमारे क्वालिफाइंग एसिड के साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, जैसे कि यहाँ पे है, तो फिर हम इस बोरिंग कॉस्ट को अपनी क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि अपनी क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट क्या हमारी बोरिंग कॉस्ट है, बिल्कुल है जी। इसके बाद क्या बिल्डिंग हमारा क्वालिफाइंग एसिड है, बिल्कुल है जी। अब यहाँ पे ये जो हमारी बोरिंग कॉस्ट है ये हमारी क्वालिफाइंग एसिड के साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, यानी कि सर डायरेक्टली रिलेट करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि ये उस लोन के ऊपर है जो लोन हमने अपनी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। तो फिर यहाँ पे ये जो हमारी इंटरेस्ट की बोरिंग कॉस्ट है इसको हम अपनी बिल्डिंग का जो हमारा बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसिड है उसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि उसकी कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। क्लियर है। तो अब मैंने आपको सर ये सारी चीज़ अच्छे से रिवाइज करवा दी एग्जांपल की हेल्प से। अब यहाँ पे ना इसको रीड करो, ये यहाँ पे रीड करने वाली चीज़ है, बोरिंग कॉस्ट डेट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ठीक है, टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड शुड बी कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। ठीक है ना। तो यही चीज़ मैंने आपको ये एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद तो सिंपल चीज़ है, अदर बोरिंग कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। ठीक है ना। तो जो हमारी अदर बोरिंग कॉस्ट है उसको हम एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि हम उसको एज एन एक्सपेंस चार्ज करेंगे। तो सर चार्ज कहाँ पे करेंगे, P&L में करेंगे। ठीक है ना, जो भी हमारी अदर बोरिंग कॉस्ट होगी। क्लियर है। तो सर यहाँ पे थर्ड चीज़ हमने ये रिवाइज करनी थी, ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, और ये मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करवा दी। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। सो मैंने आपको सर यहाँ पे यही 3 चीज़ें रिवाइज करवानी थी। फर्स्ट है हमारा सर मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट, सेकंड है हमारा मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसिड, और सर थर्ड है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। ठीक है ना। तो मैंने आपको ये तीनों चीज़ें ही यहाँ पे रिवाइज करवानी थी, और ये मैंने आपको यहाँ पे अब अच्छे से रिवाइज करवा दी। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारी ये जो एग्जाम्पल है इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारी ये वाली एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2011 प्रभजोत लिमिटेड obtained a loan of ₹100 lakhs to be utilized as under। तो हमने यहाँ पे सर 100 lakhs का लोन लिया है और उसको यहाँ पे इस तरीके से यूटिलाइज किया है। अच्छा जी, पर्टिकुलर्स अमाउंट इंटरेस्ट चार्ज। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है। तो हमने यहाँ पे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए कितना लोन यूज़ किया है, 80 लाख का, और उसके ऊपर सर इंटरेस्ट कितना है, 8 लाख। अच्छा, इसके बाद परचेज ऑफ व्हीकल्स। तो हमने यहाँ पे व्हीकल्स परचेज करने के लिए कितना लोन यूज़ किया है सर, 20 लाख का, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, 2 लाख। अच्छा, इसके बाद शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय प्रभजोत लिमिटेड। तो हमने यहाँ पे बताना है कि हम यहाँ पे इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारी यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा सर यहाँ पे इसका सोल्यूशन। तो ये जो हमारा सर सोल्यूशन है ये हम बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे वर्किंग कैसे होगी। ठीक है ना। इसको यहाँ पे अच्छे सुनना। देखो, हमने यहाँ पे सर करना क्या है, हमने यहाँ पे इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट बताना है। तो इंटरेस्ट हमारी सर क्या होती है, इंटरेस्ट हमारी बोरिंग कॉस्ट ही तो होती है, तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट बताना है। अच्छा, अब सुनो सर, यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ये जो हमारे पास एसेट्स गिवन है, ये हमारे पास जो एसेट्स गिवन है ये हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड है या नहीं। ठीक है ना। अगर तो जो हमारे पास एसेट्स गिवन है ये हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड है, तो इसके रिगार्डिंग में जो भी इंटरेस्ट है वो हम कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है जी। अगर जो हमारे पास एसेट्स गिवन है ये हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड है ही नहीं, तो इसके रिगार्डिंग में जो भी हमारा इंटरेस्ट है वो फिर हमारा सर अदर बोरिंग कॉस्ट बन जाएगा, और इसको फिर हम एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि हम अपने P&L में चार्ज करेंगे। क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे सर इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये डिपेंड करता है ये जो हमारे पास एसेट्स गिवन है ये हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड है या नहीं। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे कि ये जो हमारे पास एसेट्स गिवन है ये हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड है या नहीं। क्लियर है। तो फर्स्ट देखो सर, हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है। तो बिल्डिंग हमारा सर क्वालिफाइंग एसिड होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी सर रिवाइज करवा चुका हूँ। तो इसके रिगार्डिंग में जो हमारा इंटरेस्ट है 8 लाख का, तो इसको हम यहाँ पे कैपिटलाइज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर परचेज ऑफ व्हीकल्स। तो व्हीकल्स हमारा क्वालिफाइंग एसिड नहीं होता, ये मैं आपको रिवाइज करवा चुका हूँ। तो इसके रिगार्डिंग में जो हमारा सर इंटरेस्ट है 2 लाख का, ये इंटरेस्ट जो हमारा सर हमारा बन जाएगा, ये जो हमारे पास 2 लाख का इंटरेस्ट है इसके रिगार्डिंग में ये हमारे पास फिर बन जाएगा अदर बोरिंग कॉस्ट। ठीक है ना। तो इसको हम एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि हम अपने P&L में चार्ज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी वर्किंग होगी। अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा सर यहाँ पे इसका सोल्यूशन, ये रहा सर एज पर AS16 बोरिंग कॉस्ट। ठीक है। एक क्वालिफाइंग एसिड इज एन एसिड दैट नेसेसरी
टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। तो ये हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड का मीनिंग लिखा हुआ है और ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी रिवाइज करवा चुका हूँ। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास एंड बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड, ठीक है जी, शुड बी कैपिटलाइज एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेट एसिड, ठीक है। अदर बोरिंग कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड। तो ये हमारे पास यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट लिखा हुआ है और ये भी मैं आपको ऑलरेडी रिवाइज करवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो लिखी हुई हैं मैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करवा चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद है द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी शोन एज, अच्छा, पर्टिकुलर्स क्वालिफाइंग एसिड इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज इंटरेस्ट टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो ये हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड है सर, बिल्कुल है, यस। इसके बाद है इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, तो इसके रिगार्डिंग में जो भी हमारा इंटरेस्ट है 8 लाख का ये हम कैपिटलाइज करेंगे, क्लियर है। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद है परचेज ऑफ व्हीकल्स, तो ये हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने नो। तो इसके रिगार्डिंग में जो भी इंटरेस्ट है वो हम यहाँ पे P&L में चार्ज करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग में हमारे पास 2 लाख का इंटरेस्ट है वो हम यहाँ पे P&L में चार्ज करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ गया सर हमारे पास टोटल में हमारे पास यहाँ पे आ गया 8 लाख और यहाँ पे आ गया 2 लाख, क्लियर है। तो ये रहा सर इसका यहाँ पे पूरा का पूरा सोल्यूशन, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो इसी के साथ सर हमारे पास यहाँ पे ये वाली एग्जांपल है बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट है। सो इसी के साथ सर हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 यानी कि AS 16 भी बिल्कुल कंप्लीट है। हमने सर यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना था एक एग्जांपल की हेल्प से, और हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिया इस एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है ना। तो इसी के साथ सर हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 यानी कि AS 16 भी बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसी के साथ सर अब हम यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अब हम यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।